दीदी राज्य को नहीं चला रही है, वो सिर्फ अपने भतीजे को इस राज्य के गद्दी पर कैसे बैठाएगी आने वाले समय में, उसकी समीक्षा कर रही है। राज्य में कब आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, छात्र युवा पढ़ लिख कर के बेरोजगार है, कॉलेज में एडमिशन फीस बढ़ाया जा रहा है, आए दिन एक इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्था वो अपने मनमानी वसूली करते हैं ट्यूशन फीस के नाम पर। तो इन सब चीज़ों के ऊपर दीदी का ध्यान कभी नहीं जाता है। ना वो छात्र हित के लिए बात करेगी, ना ही युवा हित के लिए बात करेगी, ना ही महिला हित के लिए बात करेगी। वो सिर्फ़ अगर बात करेगी तो अपने हित के लिए बात करेगी, अपने पार्टी के हित के लिए बात करेगी, अपने भतीजे के हित की बात करेगी। पवन भाई, इलेक्शन नजदीक है, 1 साल बचा है इलेक्शन का। बंगाल में विद्यार्थी परिषद जो है रामनवमी में इस बार क्या सर्जिकल स्ट्राइक मचाएगी? खास करके जो आपका विधानसभा है, जादवपुर विधानसभा, उस एरिया में। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक अगर मैं बात करूँ, तो सर्जिकल स्ट्राइक का ये नहीं है कि हम लोग बंदूक और गोली से सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक बोलने का सीन्स है कि जादवपुर विश्वविद्यालय में जो जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, उनके ऊपर हमारा सर्जिकल स्ट्राइक होगा। और आने वाले रामनवमी बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो इस बार विद्यार्थी परिषद जादवपुर में बहुत ही अच्छे तरीके से, धूमधाम तरीके से रामनवमी का उत्सव पालन करेगी। अभी चुनाव का लगभग 1 साल बचा हुआ है, विधानसभा चुनाव जो कि बंगाल में होने वाला है। उससे पहले मालदा में एक भयानक हिंसा हुई, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, उनके घर बाड़ी तोड़े गए। इसको लेकर क्या विचार है आपका? देखिए, अगर मैं इस बात की चर्चा करूँ हिंदू और मुस्लिम, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुसलमान, मुस कुछ ऐसे हैं कट्टर देशभक्त ऐसे हैं, जिहादी कुछ ऐसे पर्सन हैं, जो हिंदू-मुस्लिम का तुष्टीकरण करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं। और ये अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, ये कोई नई घटना नहीं है। इसके पहले भी हम लोगों ने कई घटनाओं को देखे कि हिंदुओं के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार होता है। लेकिन कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि कुछ ऐसे हैं जो मुस्लिम के ऊपर या कुछ कट्टरपंथियों के ऊपर हिंदू समाज का हमला होता है। लेकिन हमेशा आप हिंदू समाज को ही देखेंगे, क्योंकि हिंदू समाज एक नहीं है ना, इसीलिए तो हिंदू समाज को टारगेट किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ, तो पश्चिम बंगाल में वर्तमान सरकार की अगर मैं बात करूँ, तो तुष्टीकरण का राजनीति उनके जीवन में, उनके डीएनए में बसा है। जब तक वो इस राज्य में अराजकता ना फैलाए, हिंदू-मुस्लिम में झगड़ा ना कराए, विवाद ना कराए, तब तक इस राज्य में इलेक्शन नहीं हो सकता। आप इलेक्शन के कुछ महीने ही मैं बोल लूँ, साल तो नहीं, कुछ महीने ही बचे हैं, आप देख लेंगे तो। तो उसके पहले घटना ही आप देखिए कि ये आने वाले कुछ महीने में या कुछ दिन के बाद ये जो घटना है और बढ़ेगी। खिदिरपुर जो है, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा, खिदिरपुर एरिया में जो है, सबसे बड़ा रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है। पूरे पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा का संख्या जो है वहाँ पर राम भक्त एकत्रित होते हैं और वहाँ पे शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने हाल-फिलहाल के सालों में देखा है कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में रामनवमी में शोभा यात्रा में किस प्रकार से पथराव देखने को मिलता है। और मालदा का जो ये हिंसा है पवन भाई, ये हिंसा लगभग ये राम भगवान का जो शोभा यात्रा है उससे 1 हफ्ता 10 दिन पहले हुआ है। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? यदि होगा तो क्या विद्यार्थी परिषद का इसमें रोल रहेगा? देखिए, कुछ दिन नहीं, पिछले वर्ष ही हावड़ा में शोभा यात्रा के ऊपर अटैक हुआ था। अगर इस अभी मैं अगर राज्य के पुलिस प्रशासन की बात करूँ, तो पुलिस प्रशासन मौन है। पुलिस प्रशासन का काम कुछ नहीं, कोई भूमिका नहीं रहा। दलाली करना, वसूली करना और शाम को दारू पी के घूमना, यही काम है पुलिस प्रशासन का। जो ऊपर से ऑर्डर आएगा, वही यहाँ की प्रशासन फॉलो करेगी। उसके अलावा वो हाथ में चूड़ी पहन के मौन रहेगी। कौन कहाँ कर रहा है? आज मालदा में इतने बड़ी घटना हुई है, क्या आप स्टेटमेंट देखे हैं कुछ? क्या एक्शन लिया है पर स्टेट पुलिस का कोई एक्शन रहा? हम तो नहीं देखे, आपको अगर होगा तो बताइएगा।
कोई एक्शन को नहीं देख। पुलिस क्या सो रही होती है, कान में तेल लेकर के सोई रहती है, पता नहीं हाथ में चूड़ी पहन के बैठी है, या हमको इस राज्य में पुलिस प्रशासन का भूमिका मुझे अभी तक तो समझ में नहीं आया है। और एबीवीपी शोभायात्रा में देखिए ये राज्य का विषय है और ये पुलिस प्रशासन का विषय है। जहाँ तक बात रहा शोभायात्रा का, तो शोभायात्रा में एबीवीपी भी शोभायात्रा करेगी और धूमधाम तरीके से करेगी। और अगर ये सिलसिला रहा कि हमेशा हिंदुओं के पर्व के ऊपर अत्याचार रहा, तो ये ठीक नहीं होगा। जब मुस्लिम भाइयों का आता मुहर्रम, तब तो हम नहीं सुनते होंगे आप लोग कि हिंदुओं के तरफ से पथराबाजी या कुछ ऐसा इंसिडेंट किया जाता है। हम लोग तो सब मिलजुल कर काम करते हैं। आज भी ईद है तो कहीं आप नहीं देखेंगे किसी के ऊपर कोई अत्याचार हुआ हो, किसी के ऊपर पथराव किया हो। लेकिन जब हिंदू भाइयों का जब कोई त्योहार आता है, कोई पर्व आता है, कोई शोभा यात्रा आता है, तो उनके ऊपर क्यों टारगेट किया जाता है, क्यों अटैक किया जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ इस राज्य के पुलिस प्रशासन से, पुलिस मंत्री से और राज्य के मुख्यमंत्री से। आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद का क्या रोल रहेगा पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट में? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक नॉन पॉलिटिकल स्टूडेंट विंग है और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमेशा छात्र हित, युवा हित के लिए हैं। जब भी छात्रों को लगेगा कि नहीं छात्र हित के लिए अगर कोई समस्या है, तो विद्यार्थी परिषद हमेशा उनके उनके सपोर्ट में खड़ा होगी और विद्यार्थी परिषद का जो भूमिका है वो हमेशा पालन करेगी। और ये जो मालदा में हुआ है हिंदुओं के ऊपर हिंसा, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और निष्पक्ष रूप से जांच हो, इसकी हम सरकार से मांग करते हैं। आज मालदा में इतना बड़ा घटना घट गई है और उनके तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिससे कि जो है पश्चिम बंगाल की जनता को राहत मिले। देखिए, दीदी राज्य को नहीं चला रही है, वो सिर्फ अपने भतीजे को इस राज्य के गद्दी पर कैसे बैठाएगी आने वाले समय में, उसकी समीक्षा कर रही है। राज्य में कब आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, छात्र युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार है, कॉलेज में एडमिशन फीस बढ़ाया जा रहा है, आए दिन एक इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्था वो अपने मनमानी वसूली करते हैं ट्यूशन फीस के नाम पर। तो इन सब चीज़ों के ऊपर दीदी का ध्यान कभी नहीं जाता है। ना वो छात्र हित के लिए बात करेगी, ना ही युवा हित के लिए बात करेगी, ना ही महिला हित के लिए बात करेगी। वो सिर्फ अगर बात करेगी तो अपने हित के लिए बात करेगी, अपने पार्टी के हित के लिए बात करेगी, अपने भतीजे के हित की बात करेगी। उनको राज्य से और इस राज्य के छात्र छात्राओं से, युवाओं से, महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए काम कर रही है। और इस राज्य में डेवलपमेंट हो ना हो, युवा को नौकरी मिले, रोजगार मिले, इसकी कोई चिंता नहीं। अगर चिंता रहती तो ऑक्सफोर्ड में नहीं पड़ी रहती। आप ऑक्सफोर्ड में देखेंगे गो बैक का नारा लगा है। अगर दीदी पश्चिम बंगाल में कार्य करती तो आज ऑक्सफोर्ड में वो जब गई थी लंदन, तो वहां पे उनको गो बैक का सामना नहीं करना पड़ता। ये है पहचान दीदी की। जो लोग उनको गालियां देते हैं, उनकी सराहना नहीं करते हैं। और आने वाले समय में एक गत वर्षों में 1 वर्ष कुछ महीने बचे हैं, इलेक्शन है। अगर इस राज्य को स्थापित करना है तो आप एक अच्छे इंसान के हाथ में इस राज्य को थोपिए और इस तुष्टीकरण सरकार को, तुष्टीकरण पार्टी को आप सब उखाड़ फेंकिए। ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल में विद्यार्थी स्टूडेंट्स उनका हाल बेहाल है। विद्यार्थी आप नेता हो, जी। छात्र नेता आप हो, आप इस घटना को कैसे देखते हो? इसका समाधान क्या है? देखिए, अगर आपको किसी राज्य को विकसित बनाना है, तो सबसे पहले आपको छात्रों को लेके चलना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा, युवाओं को अ, सहायता करना होगा। एक वो किस तरह से वो पैसिव इनकम जनरेट कर पाए, उसकी आपको चिंता करनी है। आप आज देखिए दीदी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बोल करके एक स्कीम लाई है। युवाओं को पढ़ने के लिए वो लोन दे रही है। लेकिन क्या वो पढ़ने के बाद युवाओं को रोजगार दे रही है?
जब दीदी युवाओं को रोजगार दे ही नहीं रही है तो युवा क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पेमेंट करेगा? आज पश्चिम बंगाल से पढ़े हुए छात्र छात्राओं को बेंगलोर में जाकर के जॉब करना पड़ रहा। अगर वो प्रावधान दीदी पश्चिम बंगाल में करती तो क्या यहाँ के युवा दूसरे राज्य में जाके जॉब करते? लेकिन दीदी को इन सब की चीजों पे कोई चिंता ही नहीं है। उनको सिर्फ चिंता तो अपने भाई को की है, भतीजे की है। यही तो दीदी की राजनीति है। और इलेक्शन से पहले झगड़ा लगाना, हिंदू मुस्लिम करना, यही तो काम है दीदी का। इसके अलावा उसको कुछ आता ही नहीं है। बड़े-बड़े ढिंग हाँक मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे भाई करो तो सही, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो करेंगे कब। हम लोग उसी आस में तो बैठे हैं अभी तक। मैं भी ग्रेजुएट हो गया हूँ। आप देखें 2016 के बाद टीचर का कोई वैकेंसी नहीं आया है। आज प्राइमरी स्कूल हो, हाई सेकेंडरी स्कूल हो, एक मिनिमम अमाउंट में टीचर को हायर किया गया है। क्या हमारे राज्य का इतना भी स्थिति खराब हो गया है? हर एक स्कूल में, हर एक डिपार्टमेंट में टीचर, प्रोफेसर की सीट वैकेंसी है, लेकिन दीदी क्यों नहीं अप्लाई करवा रही है? क्या इस राज्य के युवा क्या टीचर बनने के योग नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं दीदी से, क्या इस राज्य के युवा टीचर नहीं बन सकते? आज 3000 4000 देकर के टीचर को हायर किया जा रहा है और बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। मैं पूछता हूं, जो टीचर को 3-4 हजार दिया जा रहा, वो टीचर किस क्वालिटी देता होगा बच्चों को और क्या पढ़ाता होगा बच्चों को? जहां एक प्रोफेसर का गवर्नमेंट प्रोफेसर का सैलरी लाखों में जाता है, गवर्नमेंट टीचर का सैलरी 60-70 हजार में जाता है, वहीं एक नॉर्मल व्यक्ति को हायर करके 5 से 6 हजार मिनिमम अमाउंट देकर के हायर किया। तो क्या इस टीचर ने सक्षम है इस बच्चों को पढ़ाने के लिए? वही लोग आएंगे ना पढ़ाने के बच्चों को 6,000 5,000 में महीने की सैलरी में। तो इस सब चीजों पे तो उनको ध्यान देना चाहिए ना। ना ही राज्य में एजुकेशन व्यवस्था, ना ही राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था, ना ही राज्य में पुलिस प्रशासन, ना ही इस राज्य में महिला सुरक्षित, ना इस राज्य में युवा को रोजगार में सुरक्षा, ना ही छात्र छात्राओं के हित के लिए बातें होती है। दीदी तो लंदन में व्यस्त है ना, उनको क्या पड़ी इस राज्य की? अगर इस राज्य में सुधार करनी है तो बदलाव की जरूरत है। इस राज्य में बदलाव बहुत जरूरी है। 26 में इलेक्शन है। अगर इस राज्य के युवा छात्र छात्रा बदलाव करते हैं तो हमें कुछ अच्छे कार्य को देखने को मिलेगा। बट मेरे माने, विद्यार्थी परिषद के माने, तो इस सरकार से, वर्तमान सरकार से हमें अब कोई उम्मीद नहीं कि ये हमारे हित के लिए कोई कार्य करेगी।